इजी स्टडी वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज भारतीय इतिहास में एक नया टॉपिक 1857 की क्रांति का हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए 1857 की क्रांति क्या है और इसके कारण क्या हैं, इसके परिणाम क्या निकले और बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं इसके उसको हम लेकर आए हैं आज आपके बीच में। तो कुछ फैक्ट्स मैंने यहाँ भी लिखे हैं। अब देखिए 1857 की क्रांति क्या है। तो 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होना प्रारंभ हो गई और धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा भारत के बहुत बड़े भूभाग पर जो है अपना आधिपत्य जमा लिया गया और इसके बाद अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों का शोषण प्रारंभ किया गया और वो शोषण हर जो है क्षेत्र है, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र है, चाहे आर्थिक है, तो हर दृष्टिकोण से हर क्षेत्र में जो है शोषण प्रारंभ कर दिया गया। और इस शोषण के परिणाम स्वरूप जो भारत में पहली बार जो है स्वतंत्रता की एक क्रांति हुई, उसी को किस नाम से जाना जाता है, 1857 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अब देखते हैं इसके कारणों की बात करें तो देखिए 1857 की क्रांति के सबसे पहले हम लेते हैं राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारणों में देखिए इसमें दो महत्वपूर्ण जो है टॉपिक लिए जा सकते हैं। एक तो सहायक संधि है और एक है हड़प नीति। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा प्रारंभ की गई, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने एक सहायक संधि प्रारंभ की गई इसके द्वारा, और इस लॉर्ड वेलेस्ली कौन था, भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। ये 1799 की स्थिति है और उस समय इस सहायक संधि से क्या किया गया, बहुत सारी देशी रियासतें थी, बड़े जो है जो रियासतें थी उनका अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर दिया गया। तो सहायक संधि ने कहीं ना कहीं जो है भारत में अंग्रेजी सत्ता के फैलाव में या अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार में बहुत मदद की। तो ये लॉर्ड वेलेस्ली की द्वारा सहायक संधि लाएगी। इसके बाद हड़प नीति। हड़प नीति 1848 ईस्वी में एक गवर्नर जनरल बन के भारत आए जिनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति, जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं और इसको व्यक्तिगत सिद्धांत भी कहते हैं, व्यक्तिगत सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो छोटी छोटी रियासतें थी उनका विलय अंग्रेज साम्राज्य में करना प्रारंभ किया, ठीक है। उनको मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, कुछ नए नए जो है उन पर नियम लागू कर दिए गए। तो इसके लिए जो है उसने कई जो है नए नए आरोप लगाए और कुछ जो है नए नियम लगाए। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे कई जो है देशी रियासतों का विलय अंग्रेज साम्राज्य में कर लिया गया। तो इसमें सबसे पहले सतारा 1848 ईस्वी में सतारा का विलय अंग्रेज साम्राज्य में किया गया। इसके बाद संबलपुर व जैतपुर का विलय 1849 ईस्वी में अंग्रेज साम्राज्य में विलय कर लिया गया। इसके बाद बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में और अवध का विलय 1856 ईस्वी में अंग्रेज साम्राज्य में कर लिया गया। अब देखिए एक बात और जो है यहाँ समझने की, इनका जो क्रम है उसको हमको याद रखना है क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि परीक्षाओं में एक क्रम पूछा जाता है कि सबसे पहले किस रियासत का अंग्रेज साम्राज्य में विलय किया गया, या क्रम से जो व्यवस्थित जो है पूछ लिया जाता है। तो इसका जो है क्रम को याद रखना, सतारा, संबल, जैतपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध। जो अंत में जो जिस रियासत का विलय किया गया उसका नाम क्या था, अवध की रियासत 1856 में अंग्रेज साम्राज्य में विलय कर दी गई। तो यहाँ के जो राजा थे जिनको पदों से हटाया गया, तो इन देशी रियासतों के जो राजा थे वो कहीं ना कहीं क्या हुए, अंग्रेजों से नाराज हुए और उनके द्वारा इस तरह के प्रयास किए गए कि कैसे भी करके अंग्रेज सत्ता को बाहर किया जाए ताकि भारत में हमारा राज्य पुनः स्थापित हो सके, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, राजनीतिक कारण हो गए। अब साथियों दूसरे आते हैं प्रशासनिक कारण। प्रशासनिक कारण क्या है कि प्रशासनिक कारण में जो भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई, अंग्रेजों के द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई, उस प्रशासनिक व्यवस्था में भारतीयों को कोई उच्च पद प्रदान नहीं किए जाते थे और भारतीय भी योग्य होते थे तो उनको कहीं भी जो है ऊंचे पद नहीं दिए जाते थे। न्यायपालिका थी, जज बनाए जाते थे, वो भी जो अधिकतर किसको बनाया जाता, अंग्रेजों को बनाया जाता था। तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी जो व्यक्ति थे उनके अंदर भी ये हताशा थी
और इस बात का रोष व्याप्त था कि भी जो अंग्रेजी सत्ता है उसमें हमें कभी भी जो है उन्नति प्राप्त नहीं होगी। तो प्रशासनिक कारण भी इस क्रांति का एक बड़ा कारण बनकर उभरा। ठीक है, इसके बाद आता है सामाजिक कारण। तो देखिए सामाजिक कारण क्या है, 1857 की क्रांति का सामाजिक कारण क्या है। भारत में एक सामाजिक व्यवस्था थी। सामाजिक व्यवस्था इस प्रकार की थी कि गांव में जो है लोग वहां निवास करते थे और गांव में खेतीबाड़ी करते थे, तो उस खेती से जो है एक संयुक्त परिवार प्रणाली जो है चल रही थी। अब अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया, इस व्यवस्था को जो है तोड़ दिया गया, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया कि जो भारत में जो कृषि व्यवस्था थी, जो छोटे मोटे उद्योग धंधे थे, उनको क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि ये जो लोग थे गांव के, वो शहर से जो है आना जो है प्रारंभ हो गए। ठीक है, शहर आना प्रारंभ हो गए, तो उससे जो है भारत का जो एक सामाजिक ढांचा था, जो संयुक्त परिवार प्रणाली है, वो क्या हो गई, धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो गई। तो ये सामाजिक जो है कहीं ना कहीं आघात जो है अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों पर किया गया। तो इससे भी कहीं ना कहीं भारतीयों के मन में जो है अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति क्या हो गया, एक द्वेष भावना उत्पन्न हो गई। इसके अलावा जो चौथा कारण है वो है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण क्या है इसका, और धार्मिक कारण में क्या है कि 1853 ईस्वी में 1813 ईस्वी में 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट से जो है ईसाई मिशनरीज को भारत आने की स्वीकृति प्रदान कर दी गई। ठीक है, अब ये ईसाई मिशनरी जब भारत आए तो इनके द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भारत में प्रारंभ कर दिया गया। तो ये ईसाई धर्म का जब प्रचार प्रसार करते थे तो ऐसी स्थिति में क्या करते थे, जो भारतीय धर्म थे, चाहे वो हिंदू धर्म है, चाहे वो इस्लाम या मुसलमान को का धर्म है, तो इन दोनों की क्या करते थे, ये आलोचना करते थे। जब आलोचना करते थे, उनको जो है बुरा बताते थे, ईसाई धर्म को श्रेष्ठ जो है बताते थे। ईसाई धर्म को मनवाने के लिए, धर्मांतरण करने के लिए ये लोग क्या करते थे, प्रलोभन देते थे। गरीब जो लोग होते थे उनको प्रलोभन देते थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय थे जो थे, उनके मन में ये बात आने लग गई कि भाई हमारा जो धर्म है वो इस समय क्या है, खतरे में है। इसी के तहत जो है 1850 ईस्वी में एक अधिनियम भी पारित किया गया, जिसको कहते हैं धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, नियम 21। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम 21 पारित किया गया। तो उसमें ये बात रखी गई कि कोई व्यक्ति अगर ईसाई धर्म को ग्रहण करता है तो उसको उसकी पैतृक संपत्ति से जो है बेदखल नहीं किया जा सकता। तो क्योंकि देखिए ग्रामीण परिवेश में जिसने भी कोई धर्म ग्रहण किया, ईसाई धर्म ग्रहण किया, तो उसकी पैतृक संपत्ति में से जो है उसको हिस्सा नहीं दिया जाता था। लेकिन अब कानून बना दिया गया, अगर व्यक्ति कोई ईसाई धर्म ग्रहण करता है तो उसको पैतृक संपत्ति में से जो है हिस्सा मिलेगा, और ये जो है बाय कोर्ट जो है वो प्राप्त कर सकता था। तो ये इस तरह का अधिनियम पारित किया गया। कहीं ना कहीं ये अपना आप इस बात को सिद्ध करते थे कि ईसाई मिशनरी के द्वारा जो है किस तरह से धार्मिक जो है धर्म का प्रचार किया गया और भारत का ईसाईकरण करने का प्रयास किया गया। अब देखिए आते हैं इसके अलावा एक जो कारण है वो है इसके आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है कि जब भारतीयों का शोषण प्रारंभ किया गया तो वो कहीं ना कहीं जो है आर्थिक कारण बना। चाहे भारत में कृषि व्यवस्था है, चाहे छोटे मोटे उद्योग धंधे हैं, सबको जो है अंग्रेजों के द्वारा धीरे धीरे क्या कर दिया गया, समाप्त किया गया। जैसे कि लगान की दर जो है इतनी ऊंची कर दी गई कि भारत में जो किसान वर्ग था वो खेती करने के बाद उसके बाद कुछ बचता ही नहीं था, ताकि वो जो है अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, छोटे मोटे जो उद्योग धंधे थे उनको समाप्त कर दिया गया। अंग्रेज इंग्लैंड से जो तैयार माल लाते थे और यहाँ आकर बेच देते थे, और यहाँ के जो परंपरागत जो छोटे मोटे उद्योग धंधे थे, चाहे वो हथकरघा उद्योग है कपड़े बनाने का, वो भी धीरे धीरे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में ये आर्थिक कारण भी जो है 1857 क्रांति के एक बड़े कारण बन के उभरे। इसके बाद आता है सैनिक कारण। तो ये सैनिक कारण क्या थे? सैनिक कारण ये थे कि जो भारत में अंग्रेजी सेना थी, इस सेना के अंदर कुछ भारतीय सैनिक होते थे, कुछ अंग्रेज सैनिक होते थे। जो ये भारतीय सैनिक होते थे इनका शोषण होता था एक तरह से, क्योंकि इनके जो है वेतन भत्ते बहुत कम होते थे। इनके वेतन भत्ते कम होने के साथ साथ इनकी जो पदोन्नति होती थी, यानी जो इनका प्रमोशन होता था, वो भी नहीं हो पाता था। और इनको एक तरह से अंग्रेजी जो सैनिक होते थे उनके मुकाबले कम आंका जाता था हर दृष्टिकोण से।
तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सैनिकों में भी रोष व्याप्त था, असंतोष व्याप्त था। इसके साथ साथ ही 1854 ईस्वी में एक डाक अधिनियम पारित किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो इस डाक अधिनियम में जो सैनिकों को फ्री में जो एक डाक सुविधा प्रदान की गई थी वो भी क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। तो कहीं ना कहीं सैनिकों में क्या हुआ, असंतोष हुआ। इसके अलावा 1856 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के द्वारा क्या किया गया कि ये जो है नियम बनाया गया कि जो नए रंगरूट है यानी जो नए सैनिक हैं उनको समुद्र पार सेना में जो है सेवा के लिए भी भेजा जा सकता था। और भारत में जो है समुद्र पार सेवा का मतलब जो है उस समय पाप के रूप में देखा जाता था। तो इस कारण भी जो है सैनिकों में क्या था, असंतोष व्याप्त था। अब देखिए ये तो हो गए इसके कारण क्रांति के। एक सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है वो होता है तात्कालिक कारण। ये जो अभी ऊपर के जो कारण थे ये सब क्या लंबे समय से चले आ रहे थे, बहुत लंबे समय से ये कारण चले आ रहे थे। 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद जब भारत में अंग्रेजी सत्ता स्थापित हो गई तो ये कारण लगातार जो है चले आ रहे थे। लेकिन एक इस क्रांति का तात्कालिक कारण है। तात्कालिक कारण का मतलब है जो उसी समय घटित हुआ, क्रांति के समय घटित हुआ, जिसके कारण ये क्रांति जो है अचानक जो है बाहर निकल के आई। तो वो तात्कालिक कारण क्या था, तो देखिए एक अंग्रेजों की जो सेना थी उसमें जो भारतीय सैनिक थे उनको जो है प्राचीन समय की एक ब्राउन बेस जो है राइफल दी गई थी चलाने के लिए। तो ये चूंकि बहुत पुरानी हो चुकी थी और अंग्रेज ये चाह रहे थे कि वे सेना का आधुनिकीकरण किया जाए, तो उनके द्वारा क्या किया गया, एक नई राइफल जो है सैनिकों के लिए लाई गई। वो कौन सी थी, इनफील्ड राइफल। तो इनफील्ड राइफल तैयार की गई और इसको भारतीय सैनिकों को जो है दे दिया गया। इस इनफील्ड राइफल का अभ्यास कार्य चल रहा था। इस इनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगाया जाता है यानी गोली लगाई जाती थी वो क्या होती थी, एक खोल में जो है या एक कवच में जो है इस पे अंदर रखी जाती थी और ये कवच या खोल जो है मजबूत बनाया जाता था और इसको मुंह से तोड़ा जाता था। इस खोल के अंदर गोली इस खोल से ना चिपके इसके लिए एक चिकना पदार्थ का प्रयोग किया जाता था जो क्या कहलाता था, गाय व सुअर की चर्बी। ठीक है, तो गाय व सुअर की चर्बी का इस्तेमाल इस चिकने पदार्थ में किया गया था ताकि ये खोल जो है जो कारतूस है उसके साथ ना चिपके, इसलिए। ठीक है, अब जब अभ्यास कार्य किया जाता था तो इस खोल को क्या किया जाता था, गोली निकालने के लिए मुंह से जो है तोड़ा जाता था। इससे कुछ चिकना पदार्थ वो मुंह में भी चला जाता था। अब धीरे धीरे सैनिकों को ये बात पता लगने लग गई कि इस जो खोल है इसके अंदर चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, वो कौन सी, गाय व सुअर की चर्बी है। अब गाय व सुअर की चर्बी के कारण जो है भारतीय जो सैनिक थे उनको ये महसूस होने लगा कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है ये चाहते हैं कि हमारा धर्म क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, हमारा धर्म का अंत हो जाए। क्योंकि गाय व सुअर की चर्बी का इस्तेमाल जो है हिंदू और मुसलमान नहीं करते क्योंकि धार्मिक रूप से उनके लिए जो है अमान्य माना गया है। तो कहीं ना कहीं जो है इस गाय व सुअर की चर्बी के इस्तेमाल का जैसे ही सैनिकों को पता लगा तो सैनिकों ने इस चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार करना प्रारंभ कर दिया गया। अब देखिए क्रांति का प्रथम आगाज कैसे हुआ, बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहाँ है, बंगाल में। तो बैरकपुर छावनी में एक 34वीं इन्फेंट्री थी, नेटिव इन्फेंट्री। तो उसमें ये अभ्यास कार्य चल रहा था और एक भारतीय सैनिक था जिसका नाम था मंगल पांडे। तो इस मंगल पांडे के द्वारा इस तरह के जो है कारतूस को प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में इसके साथ अंग्रेज जो थे अधिकारी थे उनके द्वारा थोड़ी जोर जबरदस्ती की गई, इसको चलाने के लिए विवश किया गया। तो मंगल पांडे के द्वारा क्या किया गया, लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट भूषण की गोली मार के हत्या कर दी गई और एक अंग्रेज और थे जिनको घायल कर दिया गया। और ये वहां से मंगल पांडे वहां से भाग छूटे लेकिन इनको पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सजा दे दी गई। तो ये प्रथम आगाज हुआ क्रांति का। अब देखिए व्यापक रूप से जो क्रांति हुई वो कहां से प्रारंभ मानी जाती है, वो है 10 मई 1857 में। कहां से, मेरठ से। मेरठ कहां पर है, यूपी में। तो मेरठ में एक 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थी भारतीय सैनिकों की और इनके द्वारा क्या काम किया गया, 10 मई को पूरी जो छावनी थी उसको आग लगा दी गई। अंग्रेज जो थे उनको मार भगाया गया और इस तरह से इस छावनी पर जो भारतीय सैनिक थे उन्होंने कब्जा कर लिया। ठीक है, और ये सैनिक जो है वहां से रवाना हो गए, दिल्ली चलो और मारो फिरंगी के नारे के साथ। कहां के लिए, दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और 11 मई 1857 में
ये दिल्ली पहुंचे और दिल्ली पहुंचकर इनके द्वारा लाल किले को घेर लिया गया। ठीक है, लाल किले में इस समय अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जिनको बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं, का जो है निवास स्थान था, ये वो वहां निवास करता था जब किले को घेर लिया गया। और इन सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को अपने क्रांति का नेता बनाया और इनसे कहा गया कि वो क्रांति का नेतृत्व अपने हाथों में ले लें। अब बहादुर शाह जफर की उम्र उस समय 80 प्लस की हो चुकी थी, लगभग 82 साल के व्यक्ति थे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक रूप से जो है बहादुर शाह जफर के द्वारा क्रांति का नेतृत्व संभालने से इनकार कर दिया गया। लेकिन बहादुर शाह जफर के एक सेनापति थे जिनका नाम था बख्त खान और इनकी पत्नी थी जीनत महल। इनके द्वारा बहादुर शाह जफर को समझाया गया और बहादुर शाह जफर ने क्रांति का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। अब आगे क्रांति में क्या क्या घटनाक्रम हुए इसको अब लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। साथियों, इस तरह से जो बहादुर शाह जफर थे उनके द्वारा क्रांति अपने हाथों में ले ली गई। ठीक है, अब धीरे धीरे इस क्रांति का क्या हुआ, फैलाव भारत में विभिन्न स्थानों पर हुआ। अब देखिए बहादुर शाह जो जफर थे वो इस क्रांति में क्यों आए, क्योंकि देखिए अंग्रेजों के द्वारा उनसे कह दिया गया था कि आप अंतिम मुगल बादशाह हैं और आपके मरने के बाद आपके जो पुत्र हैं उनको ये लाल किला खाली करके जो है जाना पड़ेगा। एक छोटा सा घर उनको बताया गया, यहाँ रहना पड़ेगा और उनको हम जो है अगले शासक के रूप में नहीं देखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो है बहादुर शाह जफर को ये महसूस हुआ कि एक तरह से अंग्रेज क्या है उनका शोषण कर रहे हैं। तो ये सोचकर जो है बहादुर शाह जफर इस क्रांति में आए। क्रांति की गई और इसमें अंग्रेज अधिकारी थे निकलसन व हडसन के द्वारा इस क्रांति को दबाया गया दिल्ली के अंदर। और ये 20 सितंबर 1857 में बहादुर शाह जफर को हुमायूं का मकबरा था दिल्ली में, वहां से जो है पकड़ लिया गया और बहादुर शाह जफर को एक जो है सजा के तौर पर इनको कहाँ भेजा गया, रंगून बर्मा भेजा गया। बर्मा को जो आज के समय में म्यांमार जो कहा जाता है। ठीक है, और वहीं 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। तो ये साथियों अंतिम मुगल बादशाह है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय भी इनको कहा जाता है। जफर इसलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ये जफर नाम से जो है गजल लिखते थे, कविताएं लिखते थे। और इसके साथ साथ ही इन बहादुर शाह जफर का जो मकबरा है वो भी कहाँ स्थित है, बर्मा रंगून में स्थित है। क्योंकि कुछ मुगल बादशाह हैं जिनके जो मकबरे वो बाहर स्थित है, जिसमें एक सबसे पहले जो बाबर है उसका मकबरा भी काबुल में स्थित है। इसके अलावा जो जहांगीर है उसका मकबरा भी लाहौर में स्थित है। तो कुछ मुगल बादशाह ऐसे हैं जिनके मकबरे स्थित हैं। तो उसमें से अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का भी मकबरा कहाँ पर है, रंगून म्यांमार में स्थित है। इसके बाद देखिए आगे बात करते हैं। इस क्रांति में 5 जून 1857 में कानपुर में नाना साहब व तात्या टोपे के द्वारा क्रांति की गई। नाना साहब कौन थे? नाना साहब असल में जो अंतिम पेशवा थे जिनका नाम क्या था, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय के क्या थे, दत्तक पुत्र थे। बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। जो अंतिम मराठा जो संघर्ष हुआ अंग्रेजों के साथ और उस संघर्ष में जो ये पेशवा बाजीराव द्वितीय थे उनके द्वारा सहायक संधि को जो है स्वीकार कर लिया गया और इनको बिठूर कहां पर है, कानपुर में, इसकी जागीर जो है प्रदान कर दी गई। बाजीराव द्वितीय ने एक पुत्र को जो है अडॉप्ट किया, दत्तक पुत्र थे, उनका नाम क्या था, नाना साहब। तो नाना साहब दत्तक पुत्र थे। इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था, दूधू पंत। इनका वास्तविक नाम पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, तो इनका वास्तविक नाम क्या है, दूधू पंत है। तो ये नाना साहब जो थे उनके द्वारा क्या किया गया, इस क्रांति का नेतृत्व किया गया, कहां से, कानपुर में। नाना साहब के साथ में जो समस्या ये थी कि पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन मिलती थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद ये पेंशन बंद कर दी गई अंग्रेजों के द्वारा। नाना साहब के द्वारा एप्लीकेशन दी गई कि भाई पेंशन प्रारंभ कर दी जाए, मेरी पेंशन प्रारंभ कर दी जाए, लेकिन अंग्रेजों ने इससे इनकार कर दिया। तो नाना साहब के सामने समस्या ये आ गई कि अब क्या किया जाए। तो इसी कारण वो इस क्रांति में आए। ठीक है, बिठूर की जागीर इनके पास थी। क्रांति के समय उनके द्वारा जो है संघर्ष किया गया और अंतिम रूप से जो है कैंपबेल के द्वारा क्रांति को दबा दिया गया। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी थे कैंपबेल, उनके द्वारा क्रांति को दबा दिया गया और नाना साहब कहाँ चले गए, नेपाल चले गए और वहीं इनकी मृत्यु हो गई। नाना साहब के सेवक थे जिनका नाम था तात्या टोपे।
तात्या टोपे के द्वारा क्रांति में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया गया, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ है चाहे नाना साहब के साथ है। तो तात्या टोपे का वास्तविक जो नाम है वो क्या है, रामचंद्र पांडुरंग है। तो रामचंद्र पांडुरंग या तात्या टोपे असल में नाना साहब के सेवक थे और इनके द्वारा क्रांति में भाग लिया गया। ये व्यक्ति अंतिम रूप से जो है क्रांति में जो है जुटा रहा। ये भी कहा जाता है कि ये व्यक्ति जो है राजस्थान भी आया क्रांति को जो है का प्रचार करने के लिए, क्रांति में मदद लेने के लिए, और यहाँ पर जैसलमेर के अतिरिक्त सभी देशी रियासतों में ये गया और वहां से इसके द्वारा मदद मांगी गई, पर कुछ देशी रियासतों के द्वारा मदद नहीं की गई, कुछ के द्वारा जो है नामात्र की मदद की गई। तो तात्या टोपे का जो एक मित्र था मान सिंह, इसके द्वारा 1859 ईस्वी में धोखे से जो है तात्या टोपे को अंग्रेजों से जो पकड़वा दिया गया और अंग्रेजों के द्वारा तात्या टोपे को फांसी की सजा दी गई। तो इस तरह से जो है तात्या टोपे यानी रामचंद्र पांडुरंग का अंत हुआ। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 4 जून 1857 में झांसी में क्रांति प्रारंभ हुई। ठीक है, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा जो है रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा झांसी में क्रांति प्रारंभ की गई। रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? ये असल में झांसी के शासक थे गंगाधर राव की विधवा पत्नी थी। गंगाधर राव की मृत्यु हो चुकी थी और ऐसी स्थिति में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा अपने अल्पवयस्क पुत्र दामोदर को जो है झांसी का शासक घोषित कर दिया गया। ठीक है, और स्वयं उसकी संरक्षा बन गई रानी लक्ष्मीबाई। पर अंग्रेज सरकार के द्वारा दामोदर को झांसी का अगला शासक मानने से इनकार कर दिया गया और झांसी का विलय अंग्रेज साम्राज्य में कर लिया गया। तो ऐसी स्थिति में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा संघर्ष प्रारंभ किया गया, क्रांति में भाग लिया गया। ठीक है, और क्रांति में इनके द्वारा अच्छे ढंग से भाग लिया गया और कालपी नामक स्थान पर जून 1858 में अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए रानी लक्ष्मीबाई क्या हुई, शहीद हुई। और उस समय अंग्रेज जो थे जिनसे इनका मुकाबला हुआ वो कौन थे? जनरल हुरूज जो है रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से बड़े जो है प्रसन्न हुए और उनके द्वारा एक बात कही गई यहाँ पर, और उन्होंने कहा कि ये क्रांतिकारियों में सोई हुई एकमात्र जो है मर्द कौन है? रानी लक्ष्मीबाई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर रानी लक्ष्मीबाई ने वीर गति को जो है प्राप्त किया, लेकिन जो है वो बहुत ही जो है वीरता पूर्वक जो है अंग्रेजों से मुकाबला किया उनके द्वारा। ठीक है, अब देखिए रानी लक्ष्मीबाई को महल परी के नाम से भी जाना जाता है। इनको क्या कहा जाता है? महल परी भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि महल परी किसे कहा जाता है, तो रानी लक्ष्मीबाई को महल परी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बेगम हजरत महल के द्वारा इस क्रांति में भाग लिया गया। जून में 1857 में ये क्रांति प्रारंभ की गई। तो बेगम हजरत महल असल में अवध के जो नवाब थे जिनका नाम था वाजिद अली शाह, उनकी पत्नी थी। तो 1856 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय अंग्रेज साम्राज्य में कर लिया गया था। तो ऐसी स्थिति में बेगम हजरत महल के द्वारा क्या किया गया? अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नया नवाब घोषित कर दिया गया और अंग्रेजों ने इन्हें नवाब मानने से इनकार कर दिया। तो ऐसी स्थिति में बेगम हजरत महल ने जो है अंग्रेजों से जो है मुकाबला किया और यहाँ पर कैंपवेल के द्वारा जो है यहाँ पर लखनऊ में क्रांति को दबा दिया गया। बेगम हजरत महल अंतिम रूप से नेपाल चली गई और वहीं इनकी मृत्यु हो गई। और बेगम हजरत महल को महक परी के नाम से जाना जाता है। देखिए साथियों कि बेगम हजरत महल को महक परी कहा जाता है, जबकि जो रानी लक्ष्मीबाई है उनको क्या कहा जाता है? महल परी कहा जाता है। दोनों में जो है सिमिलरिटी है, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। उनको महल परी कहा जाता है, इनको महक परी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इन्हीं के जो है सेनापति थे जिनका नाम था लियाकत अली के द्वारा बेगम हजरत महल को सपोर्ट करने के लिए इलाहाबाद से क्रांति की गई और इस क्रांति को कर्नल नील के द्वारा यहाँ पर इस क्रांति को दबा दिया गया। ठीक है, इसके अलावा क्रांति में जगदीशपुर बिहार से कुंवर सिंह के द्वारा 12 जून 1857 में क्रांति की गई। कुंवर सिंह जागीरदार थे, उनकी जो जागीर की जांच चल रही थी। तो ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह के द्वारा क्रांति में भाग लिया गया। ठीक है, कुंवर सिंह ने जब अंग्रेज संघर्ष किया तो एक गोली जो है इनके बाजू पे लग गई थी और ये गोली लगने के बाद इनका घाव सड़ गया, जिससे जो है इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर जो है क्रांति को एक अंग्रेज अधिकारी थे जिनका नाम था कर्नल
कर्नल टेलर के द्वारा यहाँ क्रांति को दबा दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा बरेली से बख्त खान, जिनको खान बहादुर की उपाधि मिली हुई थी, उनके द्वारा क्रांति की गई, और विंसेंट आयर जो कि अंग्रेज अधिकारी थे, उनके द्वारा क्रांति को दबा दिया गया। ठीक है, तो क्रांति को बरेली में किसके द्वारा दबाया गया? विंसेंट आयर के द्वारा दबाया गया। बरेली में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? वो थे बख्त खान, जिनको खान बहादुर की उपाधि दी गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा जो है क्रांति में भाग लिया गया। ठीक है, और इनके द्वारा क्रांति में जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया गया, और अंग्रेजों के द्वारा जो इनको बाद में जो है फांसी की सजा दी गई थी, और यहाँ पर जनरल रेनार्ड के द्वारा इस क्रांति को यहाँ दबा दिया गया। तो देखिए साथियों, ये कुछ स्थानों पर जो है हमने आपको बताया किस व्यक्ति के द्वारा क्रांति का नेतृत्व किया गया, किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा क्रांति को दबा दिया गया। तो ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। हमको क्रांति का स्थान और किसने उसका नेतृत्व किया और किस अंग्रेज अधिकारी ने उसको दबाया, ये अच्छे से याद करना है। ठीक है, इसके अलावा केवल यही केंद्र नहीं है क्रांति जो है राजस्थान में भी कोटा, नसीराबाद इसके जो है केंद्र है। कुछ जो और भी इलाकों में जो है क्रांति का जो है फैलाव हुआ। तो ये महत्वपूर्ण जो है इलाके हमने बताए जहां पर क्रांति का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया। अब देखिए इसके बाद जो है हम एक नया वीडियो लेके आएंगे जिसके अंदर आपको क्रांति के परिणाम क्या हुए, क्रांति के असफलता के कारण क्या थे, और क्रांति में से जुड़ी हुई कुछ किताबें भी हैं, कुछ क्रांति से जुड़ी हुई कोटेशंस भी हैं, और इस क्रांति का स्वरूप क्या था। देखिए क्रांति हम अपने दृष्टिकोण में इसको मानते हैं, लेकिन अंग्रेज जो है इसको एक सैनिक विद्रोह के रूप में मानते हैं। तो उन सब बातों पर हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।